दोस्तों, प्रधान शिक्षक की परीक्षा हेतु जो डीएलएड का सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 4 विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ। दोस्तों, इसका पहला पार्ट यानी फर्स्ट जो क्लास है उसके अंतर्गत जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें समाजीकरण के बारे में आपको बताया, विद्यालय के बारे में बताया, विद्यालय का समाजीकरण हेतु जो कार्य है उसके बारे में आपको बताया। दोस्तों, यह वीडियो इस टॉपिक का सेकंड क्लास है। दोस्तों, इसमें मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया उसके बाद के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। यानी इसमें मैं जिन बातों पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ वह क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उसके आगे के पॉइंट्स यानी कि जो विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत जो कारक हैं उनकी भूमिका और उनके प्रभावों की आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ और इसके बाद यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया का ये दूसरा क्लास शुरू करते हैं। यह दूसरा क्लास है और इस दूसरे क्लास में जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ वह इनके जो कारक हैं, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के जो कारक हैं उनकी क्या भूमिका और प्रभाव हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और बिंदु वाइज उस पर हम लोग एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे। अब इसमें जो आपके स्क्रीन पर जैसा कि नज़र आ रहा है कि विद्यालय में समाजीकरण में सहपाठियों की भूमिका एवं प्रभाव। अब देखिए, जो बच्चा है वो विद्यालय जाता है तो सबसे पहले उसका जो सामना होता है वो उसके सहपाठियों से होता है और सबसे ज़्यादा जो समय है ना वो अपने सहपाठियों के साथ गुजरता है और इसलिए कहा जा सकता है कि विद्यालय में समाजीकरण में सहपाठियों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है और इनका बालक के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, इससे क्या होता है कि सहपाठियों के साथ जब उसका सामना होता है, ज़्यादा वो समय बिताते हैं तो उसके विकास के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के विकास है उस पर भी असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब इसमें क्या क्या है, शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है। अब देखिए, इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब शारीरिक है, अब बच्चा जब देखता है कि उसका कोई सहपाठी उससे ज़्यादा बलशाली है, हिष्ट पुष्ट है, तो वो भी उसके तरफ बनने की कोशिश करता है, इसलिए वो उस तरह अपने शारीरिक विकास करने की ओर ध्यान देता है। मानसिक विकास, अगर कोई बच्चा उससे ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो भी उसके तरफ अपना विकास करना चाहता है, तो मानसिक विकास होता है। संवेगात्मक, इमोशनल। अब इमोशन जो है दोस्तों, अब उसमें शारीरिक मानसिक दोनों का क्या है, समावेशन है। अब वो अपने सहपाठियों से इसके बारे में सीखता है, जानता है, उसका विकास होता है। सामाजिक विकास तो सबसे ज़्यादा होता है जब वो सहपाठियों के साथ संसर्ग में आता है। अब देखिए, इससे क्या क्या होता है और जो विकास और जो प्रभाव पड़ते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है भाषागत विकास भी अपने संगी साथियों से अतिशीघ्र सीख लेता है। अब देखिए, वहाँ पर बच्चा का एक अपना भाषा होता है, वो उसे ले करके विद्यालय में जाता है। अब उसके सहपाठी कुछ नई भाषाओं का वहाँ पर उल्लेख करते हैं, वो बातचीत में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो बच्चा सीखता है। बच्चे के सहपाठी जैसे होते हैं उसका भाषागत विकास, बोलने के ढंग, वाक्यों की रचना, शब्द भंडार, इन सभी बच्चों के विकास पर प्रभाव डालता है। अब इसमें कुछ चीज़ें सकारात्मक हो सकती हैं, कुछ नकारात्मक हो सकती है। अब देखिए, विद्यालय में बालक के साथ भिन्न भिन्न समुदाय, जाति एवं धर्म के बालक होते हैं और प्रत्येक जाति और धर्म का अपना इतिहास है। दोस्तों, बालक अपने संगी साथियों का चुनाव करते समय जाति, धर्म, दोस्तों उसका स्तर, इन सब को नहीं देखता है। बच्चा ये सब नहीं जानता है कि वो सामने वाला जो बच्चा है उसका क्या जाति है, उसका क्या धर्म है, उसका क्या स्तर है सामाजिक दृष्टिकोण से। बस उसे दोस्ती हो जाती है, उनके चीज़ों को वो सीखता है। और दोस्तों, उसके संगी साथी में
कई तरह के बालक ऐसे होते हैं जिनके प्रभाव में बालक रहता है और उसके ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ता है। वो देखिए विभिन्न संस्कृतियों के अपने सहपाठियों से उनके रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त करता है। अब वो बच्चा उसको जानकारी को डेवलप कैसे करेगा? वो जब अपने माता पिता से मिलेगा, अपने शिक्षकों से इसके बारे में चर्चा करेगा, तो उस तरह से उसका विकास होगा। अपने मित्रों से विभिन्न धर्मों के त्योहारों के विषय में, उनके इतिहास के बारे में वो जानता है, सीखता है और उसका डिस्कशन और उसके बारे में परिपक्व होता है अपने माता पिता, अपने शिक्षकों के द्वारा। देखिए सभी समुदाय के बालक से अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं वो सीखता है, उसकी भाषा एवं बोली से परिचित होता है, उनके संगीत साहित्य से परिचित होता है। इस तरह उसके जो संगी साथियों से क्या होता है, उसका समाजीकरण होता है। तो बहुत बड़ा जो फैक्टर है दोस्तों वो है कि सहपाठी के संसर्ग में जब बच्चा आता है तो उसका समाजीकरण होता है, सामाजिक विकास होता है। दोस्तों अब हम लोग दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। वह क्या है? वह है दोस्तों कि विद्यालयी संस्कृति की भूमिका और प्रभाव। अब इस संस्कृति की क्या भूमिका होती है, विद्यालय की संस्कृति का, उसके समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जब यहाँ पर हम दो बातों को रखेंगे तो सीधे सीधे इसके अर्थ को आप समझ लेंगे। अब देखिए विद्यालय में अगर परंपरावादी अनुशासन है, कठोर अनुशासन है, निरंकुश वातावरण है जिसमें शिक्षक सर्वे सर्वा है, बालक का वहाँ कुछ नहीं चलता। जो कक्षा अध्यापक है यानी कि जो क्लास का टीचर है वो क्लास के सभी क्रियाकलापों का निर्णय लेता है, बच्चों का उसमें कोई भी रोल नहीं होता। ऐसी स्थिति में छात्र जो है कोई रचनात्मक कार्य तो कर नहीं पाता और छात्रों में विद्रोह के भाव बढ़ने लगते हैं। छात्र में निष्क्रियता की भी प्रकृति ज़्यादा बढ़ने लगती है। छात्र समझता है कि जो करेंगे सर करेंगे, भाई जो भी शिक्षक हैं वही बताएंगे, अब वो जो बताएंगे सो मैं सीखूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है। तो निष्क्रियता बढ़ने लगती है। छात्र अपने सहपाठियों से भी सहयोग नहीं व्यक्त करता क्योंकि वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पर शिक्षकों का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर सहपाठियों से इसके मामले में डिस्कशन करता है तो शिक्षक वहाँ पर प्रतिरोध करेंगे। तो इसके विपरीत देखिए अब यहाँ पर एक जो संस्कृति आप देख लिए जो क्लास की संस्कृति है, अब दूसरा देखिए इसके विपरीत अगर विद्यालय में प्रजातंत्रात्मक वातावरण है, शिक्षक और छात्र जो है दोस्तों मिल करके क्लास में कार्य करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि क्या कार्य होगा। इस तरह की संस्कृति रखने वाले विद्यालयों में छात्र क्लास में अन्य छात्रों के साथ भी मित्रवत व्यवहार करते हैं। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी क्या होता है, जब इस तरह का जब बच्चों को ये समझ में आता है कि क्लास में उनका एक अहम रोल है, वो क्लास के संचालन में भी अपना रोल निभा सकते हैं, अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि क्लास खाली है, शिक्षक नहीं है, तो भी एक दूसरे के साथ मिल करके बच्चे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। छात्रों में सहयोग की भावना ज़्यादा पाई जाती है। अब जब सहयोग की भावना बढ़ेगी तो समाजीकरण आएगा ही आएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया का विकास होगा। अब कुछ विद्यालयों में स्वतंत्रता का वातावरण होता है, ऐसे विद्यालयों में आधुनिकता की संस्कृति होती है। इस तरह का वातावरण उन कक्षाओं में होता है जहां शिक्षक छात्रों को पूरी छूट दे देते हैं। अब देखिए जहां पर पूरा छूट मिल जाएगा तो छूट दे देते हैं और क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के सुझावों को बहुत महत्व दिया जाता है। ऐसी आधुनिक संस्कृति से पोषित हालांकि बहुत कम है दोस्तों। इस तरह के क्लास में पढ़ने वाले छात्रों में परस्पर विद्वेष का बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण होता है। वो बच्चा चाहता है कि मेरी भूमिका बढ़े, अगला बच्चा चाहता है कि मेरी भूमिका बढ़े, और इस स्थिति में दोस्तों विद्वेष के भाव बढ़ जाते हैं, आपस में विद्वेष के भाव बढ़ जाते हैं। तो इन छात्रों में रचनात्मकता भी नहीं पाई जाती है क्योंकि इनमें व्यवस्था का अभाव हो जाता है। अब जो ये करेंगे वही व्यवस्था होगी, अलग तरह से व्यवस्था लाने की जो प्रक्रिया है उसमें अभाव होता है।
अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि विद्यालय के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका एवं प्रभाव। समुदाय जो है दोस्तों, वो विद्यालय के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसका प्रभाव भी ज़बरदस्त पड़ता है। समुदाय क्या होता है? विद्यालय को अच्छा वातावरण प्रदान करके बच्चों के विकास में सहायता कर सकता है। अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे समय समय पर बच्चों को विद्यालय के सभी कार्यों में भाग लेने की प्रेरणा दें। अब प्रेरणा देंगे तो बालक का विकास होगा, उनका सहयोग करें, उनके लिए आवश्यक साधन एवं उपसाधन जुटाएं। इसका प्रभाव यह होता है कि बच्चों में समाजीकरण की भावना का क्रमिक विकास होते रहता है और बच्चा समाजीकरण के सभी आवश्यक तत्वों को स्वतः ही सीखते चला जाता है। ये फायदा होता है समुदाय की भूमिका का। समुदाय की जो भूमिका होती है उसका जो प्रभाव पड़ता है वो, इससे समाजीकरण का जो विकास है वो होता है। समाजीकरण बच्चों में प्रवृत्त होने लगती है, उसकी प्रक्रिया का विकास होने लगता है। अब आगे देखते हैं विद्यालय के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका एवं प्रभाव। तो विद्यालय के समाजीकरण में शिक्षक की जो भूमिका है और उसका जो प्रभाव है, इसमें जो पॉइंट वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो पहला पॉइंट है वो है संस्कृति का हस्तांतरण। अब देखिए संस्कृति के हस्तांतरण से क्या तात्पर्य है। देखिए संस्कृति का हस्तांतरण के लिए समाजीकरण बहुत जरूरी है, तो बिना समाजीकरण के संस्कृति का हस्तांतरण नहीं होगा। जब बालक संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यताएं, आदर्श, विश्वास जो उसका है, परंपराओं का ज्ञान करता है, तभी वह सामाजिक अनुकूलन भी कर पाता है, यानी समाज के अनुसार वो अपने आप को ढाल पाता है। यह शिक्षक का कार्य हो जाता है कि बालक को उसकी जो बृहद संस्कृति है, इतनी बड़ी संस्कृति है, उसका ज्ञान कराए। यह है संस्कृति का हस्तांतरण। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, अभिभावक शिक्षक सहयोग। अब देखिए शिक्षक को समाजीकरण की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए अभिभावकों का सहयोग लेना चाहिए। निश्चित ही बिना माता पिता गार्जियन के सहयोग के समाजीकरण असंभव है। उसे अपने छात्र की रुचियों, मनोवृत्तियों, घर में उसके साथ किया जाने वाला जो व्यवहार है उसके बारे में, परिवार का जो सामाजिक आर्थिक स्तर है उसके बारे में, अभिभावकों का जो शैक्षणिक स्तर है, शैक्षिक स्तर है, सबका ज्ञान रखना चाहिए। तभी वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व के अनुसार विकसित होने का अवसर दे सकेगा दोस्तों। और इसका प्रभाव यह होगा कि अगर ये सब बातों को वो जान लेगा तो बच्चे का समाजीकरण में, बच्चे के विकास में वो अहम रोल निभा सकता है और वो कर सकता है ऐसा। तीसरा है सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण। अब देखिए शिक्षक को जो कक्षा है उसके अलावा खेल के मैदान, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, साहित्यिक क्रियाएं, विद्यालय के उत्सव, सब में सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, जिससे उसका अनुकरण कर बालक का समाजीकरण जो है स्वाभाविक रूप से हो। और ऐसा होगा तो बच्चे का समाजीकरण होगा, उसका विकास होगा। ये इसका प्रभाव है अगर ऐसा करता है शिक्षक तो। अब देखिए यहाँ पर जो चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं कि विद्यालय परंपराओं की स्थापना। अब देखिए प्रत्येक विद्यालय के अपने आदर्श और उद्देश्य होते हैं, उसके अलावा कुछ परंपराएं भी होती हैं जिनके अनुपालन से छात्र अपने को एक विशिष्ट वर्ग का सदस्य समझने लगता है। और इन विद्यालय परंपरा की स्थापना का कार्य शिक्षक ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे शिक्षक छात्रों को यह ज्ञान दे सकते हैं कि बड़ों का सम्मान विद्यालय परंपरा है और इसका पालन करना हर छात्र का धर्म है, और विद्यालय के वातावरण से समायोजन तभी वो कर सकेगा जब ऐसा करेगा, बल्कि बृहद सामाजिक वातावरण में भी वह अनुकूलन कर सकेगा जब इन बातों को वो फॉलो करेगा। अब देखिए जब ऐसा बच्चा करेगा तो निश्चित ही उसका विकास होगा, उसका समाजीकरण की प्रक्रिया में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये इसका प्रभाव होता है।
अब यहाँ पर 5वां पॉइंट आप जो देख रहे हैं, सामूहिक कार्य प्रोत्साहन। अब देखिए, समूह में कार्य करने से समाजीकरण तो आएगा ही आएगा। समाजीकरण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। समूह में कार्य करने से बालक में क्या क्या आएगा? देखिए, नेतृत्व भावना, सहयोग, अनुकूलन, अनुकरण, विनम्रता आदि की भावना आ जाती है। शिक्षक विद्यालयों में पाठ्यक्रम है, सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को सामूहिक कार्य के अवसर प्रदान करता है और इस प्रकार क्या हो जाता है, समाजीकरण में सहयोग प्रदान करता है। अब जब ऐसा होगा तो सामूहिक कार्य कितना बड़ा फैक्टर हो जाता है समाजीकरण में, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास। अब देखिए, विद्यालय में विभिन्न परिवार के लोग आते हैं जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। शिक्षक छात्रों को सभी संस्कृतियों के विभिन्नताओं का ज्ञान देकर उनका आदर करने की प्रेरणा देता है। इससे छात्र में अंतर सांस्कृतिक भावना, यानी दूसरे के जो संस्कृति है उसके प्रति आदर, सम्मान, प्रेरणा देता है। इससे छात्र में अंतर सांस्कृतिक भावना विकसित होती है। यह भविष्य में समाजीकरण करने में सहायक होती है। अब अगला पॉइंट है स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा। अब देखिए, सामाजिक संबंधों पर ही समाजीकरण आधारित होता है। बिना सामाजिक संबंध के समाजीकरण नहीं हो सकता। संबंधों का एक स्वरूप प्रतियोगिता भी होता है, पर प्रतियोगिता स्वस्थ हो तभी समाजीकरण में सहायक होती है। शिक्षक को कक्ष में और खेल के मैदान में सभी जगह स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। अगले पॉइंट पर बात करते हैं स्वस्थ मानवीय संबंध। देखिए, बालक के समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय संबंध का गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बालकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्य के साथ स्वस्थ मानवीय संबंध स्थापित करे। इससे क्या होगा, विद्यालय का वातावरण भी सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। उस वातावरण में रहकर बालक का समाजीकरण भी निश्चित रूप से हो जाएगा। दोस्तों, यह है इसका प्रभाव। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पर, वह है शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व। क्या है? शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आदर्श व्यक्तित्व नहीं होगा, समाजीकरण होगा ही नहीं। देखिए, विद्यालय में शिक्षक ही छात्रों के आदर्श होते हैं। हर जो छात्र है ना, वो शिक्षक की तरफ बनना चाहता है, शिक्षक की तरफ व्यवहार करना चाहता है। उन्हें क्लास में, खेल के मैदान में, सिलेबस में, सहगामी अन्य गतिविधियों में सामाजिक व्यवहार के आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करना चाहिए। किसे? शिक्षक को, बालक के सामने। बालक जो अनुकरण करता है, अनुकरण की अपनी मूल प्रवृत्ति के कारण शिक्षक के ढंगों, कार्यों, आदतों, तरीकों का अनुकरण करता है। शिक्षक को कोई भी असामाजिक या अनुचित कार्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे बालकों पर असर पड़ता है, उसके समाजीकरण पर असर पड़ता है। उसे सदैव सतर्क रहना चाहिए। उसे कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, बालकों के सामने विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। उसे कोई भी कार्य करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसके व्यवहार का प्रभाव सीधे सीधे किस पर पड़ेगा? सीधे सीधे बालक पर पड़ेगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर जो यहाँ पर आप 10 देख रहे हैं, शिक्षक की अपेक्षा एवं शैक्षिक उपलब्धि। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चों पर अध्यापकों की अपेक्षाओं का प्रभाव जल्दी पड़ता है। जिन बच्चों में दूसरों पर निर्भरता की प्रवृत्ति होती है, वे भी जल्दी प्रभावित होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, विद्यार्थी और अध्यापकों की उम्र में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए विद्यार्थी आसानी से अध्यापकों की अपेक्षा से प्रभावित होते हैं। जिन बच्चों को अपनी योग्यता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वे अध्यापकों की अपेक्षाओं पर अधिक खरे उतरते हैं। ये होता है। अब देखिए, उतरते हैं। जो बच्चे अध्यापकों की अपेक्षाओं को समझते हैं, वे अच्छा प्रयास करते हैं, उनका प्रयास उत्तम होता है। अध्यापकों के व्यवहार पर भी निर्भर करता है कि विद्यार्थी उनकी अपेक्षाओं को अपनी शैक्षिक उपलब्धि में कितना बदल पाते हैं। अध्यापकों की अनुक्रिया का भी
जो है दोस्तों, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अध्यापक की ओर से विद्यार्थियों के लिए अपेक्षाएं विद्यार्थियों की ओर से अध्यापक के लिए से अधिक सशक्त होती है। अध्यापकों की अपेक्षाएं जब कक्षा केंद्रित होती है तो विद्यार्थी की जो व्यवहार में परिवर्तन आता है। अध्यापक की अपेक्षाएं और शिक्षण में सहसंबंध होता है। अक्सर अध्यापक अच्छे बच्चों और अन्य बच्चों में अनुक्रिया के स्तर पर अंतर करते हैं। बच्चे इस अंतर को समझते हैं। अध्यापक अपने को नियंत्रित करने का प्रयास अवश्य करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, परंतु व्यवहार में दोस्तों व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। सभी अध्यापकों का सभी विद्यार्थियों के प्रति उच्च अपेक्षाएं रखनी चाहिए। इससे समाजीकरण बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो दोस्तों यह था विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के कारकों की भूमिका एवं प्रभाव। दोस्तों अगले वीडियो में मैं इसका MCQ आपके बीच में लेकर के आऊँगा। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।